हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। आपके मैं फिर एक बार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और मैं भी यहाँ ठीक हूं और बहुत बेहतर हूं। जैसे कि आपको मालूम है कि मैंने कल एक वीडियोस में कहा था कि मैं बहुत जल्द एक ऐसी इन्फॉर्मेशन लाऊंगा जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा कि कोरिया में एंट्री लेने के बाद, यानी कि जब आप कोरिया में एंट्री ले लेते हैं और चले जाते हैं और आपको जब कार्ड मिल जाता है, यानी कि रेसिडेंट कार्ड, जो आपके टूरिस्ट वीज़ा की कार्ड होती है, जो टूरिस्ट वीज़ा होता है वो जब कन्वर्ट हो जाता है रेसिडेंट कार्ड में, तो रेसिडेंट कार्ड में जब आपको वीज़ा मिल जाती है तो फिर आप कब तक वीज़ा ले सकते हैं और कितनी बार वीज़ा ले सकते हैं और क्या वीज़ा का प्रोसेस होता है। तो आज मैं इसी के ऊपर डिस्कस करूँगा और इसी के ऊपर मैं आपको डिटेल्स दूँगा कि वीज़ा कितनी बार लिया जाता है, कैसे लिया जाता है और कहाँ जाकर लिया जाता है और उसकी क्या प्रोसेस होती है, उसकी क्या फ़ीस लेती है कोरियन गवर्नमेंट, और क्या ये वीज़ा लेने में दिक्कत है, परेशानी है, या बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से ये वीज़ा मिल जाता है। तो हम लोग इसी पे आज डिस्कस करेंगे और मैं आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि होता क्या है गाइस, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी कहा था कि जब आप कोरिया में एंट्री ले लेते हैं और लेने के बाद जब आपकी टूरिस्ट वीज़ा कन्वर्ट हो जाती है रेसिडेंट वीज़ा में, यानी कि कोरियन गवर्नमेंट आपको कोरिया में रहने की जब परमिशन दे देती है, जिसे रेसिडेंट कार्ड मिलता है, जिसे रेसिडेंट कार्ड कहते हैं, उसके बाद फिर आपको कई बार कंटिन्यू वीज़ा लेना होता है, जो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, जो कोरियन सरकार के मुताबिक होता है, वो आपको पेपर पे लिखा होता है। तो वो क्या है कि जब आप पहली बार जब आपको कोरियन रेसिडेंट कार्ड मिलेगा ना, जो वहाँ का रेसिडेंट कार्ड होगा, आपको रहने की जो परमिशन होती है, तो उसके बैक साइड में एक डेट होता है कि जब वो आपको वीज़ा देते हैं तो वो डेट वहाँ पे लिख देते हैं, वो लिखा हुआ रहता है। तो उस डेट को ही लेकर नेक्स्ट डेट, यानी कि विद इन 6 मंथ, वहाँ से काउंटिंग किया जाएगा 6 महीना, यानी 6 महीने के अंदर में आपको फिर एक दूसरा वीज़ा दिया जाएगा बाय द कोरियन गवर्नमेंट, यानी कि आपको फिर से रहने का वीज़ा दिया जाता है 6 महीने के बाद में। मगर उसमें अच्छी चीज़ क्या है, सबसे इजी प्रोसेस क्या है कि आप 6 महीने से पहले, यानी कि बिफोर 2 मंथ भी आप वीज़ा ले सकते हैं, यानी 2 महीना पहले भी आप वीज़ा ले सकते हैं, 1.5 महीने पहले भी आप वीज़ा ले सकते हैं। कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईज़िली तरीके से आपको 1.5 महीना पहले भी वीज़ा मिल जाता है और यहाँ तक कि 2 महीना पहले भी मिल जाता है। अगर किसी को अर्जेंट है, सिचुएशन के मुताबिक अगर किसी को अर्जेंट है कि वो अपना होम कंट्री जा रहा है, किसी तरह कोई परेशानी आ गया है, तो वो रिक्वेस्ट करके बिफोर 3 मंथ भी वीज़ा ले सकता है। ये सबसे सहूलत है कोरिया में, जो इमिग्रेशन ईज़िली तरीके से कन्विंस हो जाता है और आपकी बात को मानने के लिए वो तैयार हो जाते हैं कि चलो ठीक है, मैं वीज़ा देता हूँ, तो अर्जेंट है, तुमको होम कंट्री जाना है। ये है। अब मैं बताता हूँ कि भाई वीज़ा लेने की चार्जेस क्या होती है। जब आप इमिग्रेशन ऑफिस जाएंगे, जो आपका हॉजंग में पड़ता है, हॉजंग एक सोल है, सोल में एक एरिया पड़ता है हॉजंग, हॉजंग में ही वीज़ा इशू होती है, वीज़ा मिलता है हम लोगों को। तो वहाँ से जब आप सोल जाएंगे, हॉजंग जाएंगे ना, तो हॉजंग में वीज़ा 3 मानन, यानी कि 30,000, यानी कि 10,000 का 10,000, 20,000, 30,000, यानी 30,000 वॉन लगता है आपको वीज़ा में, जिसका ड्राफ्ट लेना होता है, वो ड्राफ्ट बनाना पड़ता है। वो इसी तरीके से आपको इमिग्रेशन के अंदर में ही ड्राफ्ट बना हुआ मिल जाएगा। बस वो पेमेंट कीजिएगा, वो आपको ड्राफ्ट दे देंगे। वो ड्राफ्ट लेकर आपको वहाँ पे सबमिट कर देना है काउंटर पे। जब आपका नंबर आएगा वहाँ पर, नंबर में जाकर आपको सबमिट कर देना है और उसमें डॉक्यूमेंट लगती है आपको, जो वीज़ा होगा, जो आपका कार्ड होगा ना, रेसिडेंट कार्ड, वो रेसिडेंट कार्ड ओरिजिनल कैरी करना है। वो ओरिजिनल कैरी करना होता है, वो जाकर आप दिखाएंगे। ओरिजिनल पासपोर्ट कैरी होगा, वो पासपोर्ट भी देखते हैं ओरिजिनल। और आपका होम पेपर, जहाँ पे जो आपके जहाँ पर रह रहे हैं ना, तो घर की जो एजेंसी होती है, तो एजेंसी का जो रूम का पेपर होता है, जो आपको वो रूम का पेपर देता है रहने के लिए, तो वो पेपर भी आपको शो करना होता है। वो पेपर आपको ओरिजिनल वहाँ पे दिखाना होता है, ये मेरे पास रूम पेपर है। तो आप रूम पेपर ओरिजिनल दिखा देंगे, तो ऑफिसर्स क्या सब कुछ चेक करने के बाद आपसे वो रेसिडेंट कार्ड ले लेंगे। लेकर विद इन 5 मिनट्स भी नहीं लगता है, विद इन 2 to 3 मिनट्स वो जाकर मशीन में पंच करेंगे। पंच करने के बाद उसमें एक डेट आ जाएगा आपका। फॉर एग्जांपल मान लो कि आज 31 तारीख है,
21/12/24 को आपने वीज़ा लिया, तो 21/12/24 से लेकर 6 महीना आप जोड़ लो, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, है ना। तो जून 21 तक आपकी वीज़ा वैलिड है, यानी कि 21/12/24 को आपने वीज़ा लिया तो आपका 21 जनवरी 2025 से लेकर आपका वो मार्च तक वैलिड रहेगा। आपका मई, मार्च, अप्रैल, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 25 तक आपका वो वैलिड रहेगा और वो जून 25 तक आपका वीज़ा कम्प्लीटली रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर उसी तरीके से कुछ दिनों के बाद जब आपका वो वीज़ा फिर आप ले लेंगे, फिर उसके बाद विदिन 6 मंथ आप वीज़ा ले सकते हैं। और यही एक प्रोसेस होता है जो कंटिन्यू आपको 6 महीने पे वीज़ा वहाँ पे लेना होता है, जो कंटिन्यू चलता रहता है। वो हर 6 महीने पर आपको वीज़ा लेना होता है और जो उसकी फ़ीस होती है वो 3 मानन यानी कि 30,000 वॉन वो जमा करना होता है। वो इंडियन मनी तकरीबन 1800 रुपये के आसपास हो जाता है। तो वीज़ा लेने में किसी तरह कोई परेशानी नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होता है और ना किसी तरह कोई मुश्किल होता है, बहुत इजी तरीके से होता है। बस आपको ओरिजिनल कैरी करना होता है और ओरिजिनल में जैसे पासपोर्ट हो गया, आपका रेजिडेंट कार्ड हो गया और घर की जो एग्रीमेंट पेपर होती है जो होम एजेंसी देती है आपको, वो पेपर कैरी करना होता है बस। और 30,000 वॉन का ड्राफ्ट लेना होता है, वो आप सबमिट कर दीजिए, वीज़ा आपको ईज़िली तरीके से मिल जाता है और मिल जाएगा। किसी तरह कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन कोरिया का इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मैं कल एक नई टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलता हूँ। जब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।